नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल में हूं रूहानी। डेली वेजेस के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है और इस अपडेट से आप ये समझ सकते हैं कि जो प्रशासन में बैठे हुए कुछ अधिकारी हैं, क्या वो संजीदगी के साथ चाहते हैं कि तमाम डेली वेजेस जो है वो रेगुलाइजेशन के दायरे में आए या नहीं आए, क्योंकि एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है जिस पर कहीं ना कहीं फटकार जो है एक बड़े अधिकारी को लगी है जो जम्मू कश्मीर प्रशासन में बैठा हुआ है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए और इस मामले की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए रवि हर्ष जी फोन लाइन पर है। इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा माजरा और किस तरह से एक बड़े अधिकारी को फटकार का भी सामना करना पड़ा। रवि जी, क्या जानकारी है डेली वेजेस के लिए? मैम, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि आपने देखा होगा पिछले 30 साल से जो डेली वेजर के साथ लगातार शोषण हो रहा था जी। सरकारों ने तो शोषण किया क्योंकि एक उनका मोटिव समझ आता है कि वो पॉलिटिकल स्टंट जो है वो डेली वेजर को बना के रखा गया था कि हर पार्टी जब भी इलेक्शन का टाइम आता था तो डेली वेजर को इस्तेमाल करते थे एज ए वोट बैंक। हर कोई ये कहता था हमारी सरकार बना दो, हम डेली वेजर को रेगुलाइज करेंगे। लेकिन जो सरकारी बाबू, जो बड़े अधिकारी, जो जिनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, इनको 2.5-3 लाख रुपए सैलरी दी जाती है जनता के काम करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि सियासत अलग चीज है और एक सर्विस जो है ये गवर्नमेंट सर्विस, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो एज ए पब्लिक का सर्वेंट होता है और उसकी जिम्मेवारी बनती है ऐसे फैसले लेना जो जनता के हित में हो, जनता की बेहतरी के लिए हो। जब सरकारें अगर किसी के साथ इंसाफ ना करें तो एक ही रास्ता बच जाता है और वो है न्यायालय, जिसको हम कोर्ट कहते हैं। और कोर्ट में जब कोई पिटीशन दायर करता है और उसके हक में फैसला आ जाता है तो ये बड़े अधिकारी जो बाबू लोग हैं ये अपने आप को कानून से भी ऊपर समझना शुरू कर देते हैं और ये हर किस्म के रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं जिससे कि गरीब जनता को इंसाफ ना मिले। और यही इस केस में भी हुआ है। हमारे एक डेली वेजर साथी ने पिटीशन दायर की थी जिसमें उसकी रेगुलाइजेशन का ऑर्डर हो चुका था, लगभग मेरे ख्याल में 2023 में उसकी जजमेंट हुई है। और 2023 से लगातार वो कैट जो हमारी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो बार बार नोटिस कर रही थी कि इसके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करो। और देखिए, विडंबना देखिए कि अधिकारी अपने आप को कानून से भी ऊपर समझना शुरू हो चुके हैं कि कोई जो उन्होंने जवाब फाइल करना था कोर्ट के अंदर, अगर आप ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो आपको उसका रीजन देना पड़ता है। लेकिन 12 बार नोटिस देने के बावजूद इस अधिकारी की तरफ से कोर्ट के अंदर अपना जो रीजन देना था, जो जवाब दाखिल करना था, वो नहीं किया गया। और आज कहीं ना कहीं कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और आज उनकी सैलरी बंद करने का आदेश जो है वो कल कैट ने जारी कर दिया है। तो ये पहला फाइनेंशियल कमिश्नर है, ये हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी है और फाइनेंस के कमिश्नर भी है। और ये कोई पहला केस नहीं, अभी आपको शायद याद होगा 3-4 महीने पहले भी 2 अधिकारियों के गैर जमानती वारंट इशू किए गए थे कैट की तरफ से। और ये बड़े सारे ऐसे केसेस हैं। जब आपने सुना होगा, मैंने 2023 में भी अपने लोगों को एडवाइस किया था कि अगर सरकार इस तरीके से नहीं मान रही है तो हमें कोर्ट का रुख भी अख्तियार करना पड़ेगा। और बहुत सारे हमारी पिटीशन लगी भी है, 4 पिटीशन से जो मैंने खुद दायर करवाई हुई है और उनमें भी एक पिटीशन का जजमेंट जो है 2 महीने पहले आ चुकी है और अभी तक उस जजमेंट को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं अफसरशाही जो है वो अपने आप को कानून से भी ऊपर समझना शुरू कर चुकी है, जिसका नतीजा ये है कि आज इस अधिकारी की सैलरी को रोक दिया गया है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो ये एक अच्छा संकेत है कम से कम उन डेली वेजर्स के लिए जो कोर्ट में गए हुए हैं। और अगर इसी तरीके से कोर्ट में पिटीशनें दायर होती रही तो मुझे लगता है सरकार मजबूर हो जाएगी डेली वेजर के हक में फैसला करने के लिए, क्योंकि सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप 30 साल लोगों से सर्विसेज लो और उनको आप रेगुलाइज ना करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की भी जजमेंट है कि 7 साल के बाद आपको रेगुलाइजेशन देनी ही पड़ेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर नजर आता है कि हाल ही में आपसे बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि जो इस विभाग के मंत्री मिनिस्टर जावेद राणा वो मुलाकात का समय नहीं दे रहे, क्या अभी समय मिला है आपको? आगे जाकर क्या वही बात करेंगे? देखिए मैम, अब हमने अपना कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले 4 अगस्त को हमारा जो पहला प्रोग्राम हुआ वो विश्वनाथ से शुरू हुआ। आज हमारी रैली सांबा में थी। हमने अपने लोगों को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। हमें जावेद राणा साहब ने आपके सामने सभी मीडिया चैनल्स के ऊपर उन्होंने वादा किया था कि मैं 2 डिमांडें इनकी जो है वो जल्द से जल्द पूरी करूंगा, जिसमें पेंडिंग वेजेस का इशू था और मिनिमम वेजेस को रिवाइज करने का इशू था। लेकिन वो भी झूठा साबित हुआ
और उसके साथ उमर अब्दुल्ला साहब ने एक कमेटी, जब 10 मार्च को हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ और 11 मार्च को जब विक्रम रंधावा जी ने डेली वेजर का इशू असेंबली के अंदर रेज किया, तब उमर अब्दुल्ला साहब ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसको 6 महीने का टाइम इन्होंने दिया था और लगभग 4.5 महीने उस कमेटी को बने हुए हो चुके हैं। लेकिन अभी तक जो रवैया कमेटी का है, मुझे नहीं लगता कि कमेटी डेली वेजर के मुद्दे के ऊपर सीरियस है। इसीलिए हमने अपने लोगों को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। जैसे ही उस कमेटी के 6 महीने पूरे हो जाते हैं, अगर डेली वेजर के लिए वो कमेटी कोई बड़ी घोषणा नहीं करती है, तो पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट फिर दोबारा एजिटेशन के लिए तैयार बैठा है। सरकार को ना चैन से खुद बैठेंगे और ना सरकार को बैठने देंगे। लेकिन सरकार तो स्टेटहुड का ही रोना रो रही है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें, हर मंच पर वो स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। डेली वेजेस के लिए क्या है, वो कहते हैं कमेटी बना दी है, बस इतना ही जवाब है। मैम, कमेटी इन्होंने बना दी, हमें कोई ठीक है, हम उस कमेटी के लिए उस वक्त भी एग्री नहीं थे, लेकिन हमारे कश्मीर डिवीजन की तरफ से जब कमेटी का वेलकम कर लिया गया तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था, क्योंकि जब लगभग 70% लोग कमेटी के फेवर में थे, हम 30% पीएचई के खाली लोग थे, फिर भी हमने कहा कि चलो ठीक है, अगर हमारा आधे हिस्से ने स्टेट के आधा हिस्सा अगर उनका वेलकम कर रहा है, तो हमने भी उनको मान लिया कि हम 6 महीने का टाइम देते हैं और अब 6 महीने भी पूरे होने वाले हैं। मैम, ये स्टेटहुड का जो रोना रो रहे हैं, इससे डेली वेजर का कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमारा लगभग बातचीत 3-4 बार हो चुकी है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पष्ट कहा है कि ये प्रोटोकॉल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। जहां स्टेट गवर्नमेंट अगर हमारे पास कोई प्रपोजल लाती है तो हम इनकार नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहली जिम्मेवारी बनती है जम्मू कश्मीर कैबिनेट की। जब तक ये कैबिनेट अपनी तरफ से प्रपोजल जो है फाइनलाइज करके, डिसीजन फाइनलाइज करके सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं भेजेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। हम इसीलिए बार बार उमर अब्दुल्ला साहब से ये अपील भी कर रहे हैं, उनके मंत्रियों से भी कह रहे हैं कि आपका जो काम है वो आप करो, कैबिनेट की पावर आपके पास है। आप कैबिनेट के अंदर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन की पॉलिसी को अप्रूवल दे करके आप एलजी साहब के पास भेजो। अगर एलजी साहब नहीं करेंगे, फिर हम एलजी साहब के साथ लड़ेंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लड़ेंगे, फिर हमारी स्टेट के साथ कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन जब तक स्टेट अपना काम नहीं करेगी, हम ना एलजी साहब को क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं और ना ही केंद्र सरकार को क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। इसलिए आज अभी सुनने में अभी हमने न्यूज देखी है कि एमएलए की सैलरी बढ़ने जा रही है। अगर एमएलए की सैलरी बढ़ाने के लिए कोई इनके ऊपर स्टेट का कोई कमी पेशी नहीं है। जब इन्होंने स्कॉर्पियो लेनी थी, स्टेट कोई रोड़ा नहीं बनी जब इनको स्कॉर्पियो लेनी थी। जब अपने लिए फॉर्च्यूनर लेनी थी, स्टेट ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। जब इनको सीडीएफ बढ़ाना था, तब स्टेट का कोई इशू नहीं था। तो जब डेली वेजर की रेगुलाइजेशन की बात आती है तो ये स्टेटहुड का रोना रोने लगते हैं। मैम, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है और मैं अपील करना चाहूंगा उमर साहब से कि आप ये रोना धोना बंद करके, अगर आपके पास पावर है तो आप कैबिनेट के अंदर करके एलजी साहब के पास भेजो, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। तमाम जो सांसद, उनकी जुबान से भी अभी तक डेली वेजर के मसले को लेकर कुछ भी बात नहीं निकली है। विभिन्न मसलों की वो चर्चा करते हैं, जमीन चला दीजिए, सड़कें बना दीजिए, लेकिन जो इंसानी मसला है उसको लेकर कोई कुछ नहीं बोला इस बार। मैम, इस बार थोड़े हालात बदल चुके हैं, क्योंकि पहले आपने देखा कि पहले जब भी पार्लियामेंट पिछले 2019 से लेके 2024 तक पार्लियामेंट सेशन होता था, कोई ना कोई, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मसूदी साहब थे या हमारे जम्मू के सांसद जुगल जी थे, दोनों ने बार बार डेली वेजर का मुद्दा उठाया। क्योंकि उस वक्त जो है, उस वक्त यहाँ पे यूटी फुल फ्लेज यूटी लीड कर रहे थे हमारे एलजी साहब। इस बार थोड़ा बदलाव हो चुका है। इस बार एक चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर को चला रही है और इस बार जो सारी ताकत जो है वो सरकार के पास है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सांसद इस मुद्दे को वहां पे उठाएंगे, क्योंकि ये प्रोटोकॉल जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का है और हम स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं और हमारे लिए जो भी डिसीजन लेना वो स्टेट गवर्नमेंट को लेना है। तो स्टेट गवर्नमेंट जब तक अपना काम नहीं करेगी, जब तक ये कोई फाइल सेंटर में भेजेंगे नहीं, तो सेंटर किस चीज में इनको अप्रूवल देगा? आप ये कह रहे हैं कि डेली वेजर जो है अब ये सियासत के खेल से उभर चुका है, समझ चुका है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में आता है वो उनको ही करना है, वो भाग नहीं सकते हैं। जिस तरह से लगातार विपक्ष भी यहाँ पर भाजपा भी सवाल खड़े कर रही है, तो डिप्टी सीएम तो हमेशा भाजपा को ही कोसते हैं कि पिछली सरकार या एलजी का प्रशासन आपका था, इस बार सरकार भाग नहीं सकती है, आप पूरी तैयारी के साथ आए। मैम, बिल्कुल यही तो होता है। मैं इसीलिए मैंने इलेक्शन से पहले भी कहा था कि ये डेली वेजर फुटबॉल बन जाएगा
आज डिप्टी सीएम साहब बीजेपी को कोस रहे हैं, और आज से 1 साल पहले बीजेपी एनसी को कोसती थी। आज से 1 साल पहले जब बीजेपी इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर में सरकार में थी तो वो सारे एलिगेशन एनसी पे लगाते थे। आज एनसी सरकार में आ गई, आज सारे एलिगेशन बीजेपी पे लगाए जा रहे हैं। और मुझे पता है कि जब तक ये दोनों पार्टियां नहीं चाहेंगी डेली वेजर का कुछ नहीं होगा। सबसे पहले इसमें सबसे जरूरी है कि उमर साहब अपनी कैबिनेट में इसको पास करें, और फिर वो एलजी साहब के पास जाएगा, फिर बीजेपी की वहां पे जरूरत पड़ेगी। और ये हमें स्पष्ट है कि जब तक बीजेपी नहीं चाहेगी एलजी साहब नहीं करेंगे। इसीलिए हम राज्य सरकार को कह रहे हैं आप अपना काम करो, उसके बाद अगर कोई रुकावट आती है, अगर बीजेपी उसको रोकने की कोशिश करती है तो सारी जनता को पता चलेगा कि खामियां कहां पे है। लेकिन जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अपना काम नहीं करेगी तो दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये सिर्फ टाइम किल करने वाली बात है, समय की बर्बादी है, और लोगों को गुमराह करने की कोशिश होगी। और ऐसे अब डेली वेजर गुमराह होने वाला नहीं है। इतनी तो हम सेंस रखते हैं कि ये प्रोटोकॉल किसका है और किसकी जुडिक्शन में आता है और किसके पास पावर्स हैं इन सब चीजों को लागू करने की। ये आज भी असेंबली के पास पावर है, और असेंबली जब तक नहीं करेगी तब तक इसमें डायरेक्ट केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती। पिछली मरतबा आपने असेंबली को घेरने की कोशिश की थी और कहीं ना कहीं लाठीचार्ज का भी सामना करना पड़ा था, तब भी सवाल जो थे उपराज्यपाल पर खड़े हुए थे। आगामी समय भी असेंबली सेशन का है, तब तक आपकी कमेटी का भी समय पूरा हो जाएगा। इस बार फिर से कोई ऐसी ही रणनीति है आपकी? बिल्कुल मैम, रणनीति हमारा स्पष्ट है कि जब तक रेगुलाइजेशन नहीं होती ना हम खुद चैन से बैठेंगे ना ही सरकार को चैन से बैठने देंगे। इसीलिए हमने आज भी अपील कर रहे हैं उमर साहब से कि ऐसे हालात ना बनाओ कि जो पिछली बार बने थे। और अगर ऐसा करते हो, पिछली बार हमने असेंबली के बाहर धरना दिया था, और इस बार अगर जरूरत पड़ी असेंबली के अंदर भी घुसेंगे तो फिर शायद सरकार के लिए बाहर मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है असेंबली के अंदर घुस के नारेबाजी कर देना। तो इन चीजों से हम कभी भी सरकारों के टकराव में आना नहीं चाहते। हमें कोई हमारा पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, हमें कोई पॉलिटिकल लाइन में नहीं आना है कि हमें अपने आप को हाईलाइट करना है। हम चाहते हैं हमारे बच्चों का जो राइट बनता है, जो हमने 30-30 साल डिपार्टमेंट्स को दिए हैं, जो हमने काम किया है, सरकारी डिपार्टमेंट चलाए हैं, हमारा जो हक बनता है, अगर आप अपने सारे हक ले रहे हो, जो आपको नहीं भी चाहिए, जिनकी जरूरत नहीं भी है, वो आप फैसिलिटीज ले रहे हो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक बनता है, जिस हक को देने के लिए आज आईएएस अफसरों के ऊपर भी सैलरी बंद करने जैसे आदेश लागू हो रहे हैं। बड़ी पहल है इसका। तो इसका साफ स्पष्ट मतलब है कि डेली वेजर जो क्लेम कर रहा है पिछले 30 सालों से रेगुलाइजेशन का, वो जेन्युइन है। और जब सुप्रीम कोर्ट से ऐसे आदेश आते हैं तो भी उसके बावजूद सरकारें अगर काम नहीं करती, अपना जो उनका काम है, जो उनकी मॉरल ड्यूटीज है, इस चीज के लिए आईएएस अफसर को भर्ती किया जाता है पब्लिक के लिए। जब पब्लिक त्राही कर रही है, लोग डिमांड्स कर रहे हैं, उनकी डिमांड नहीं सुनी जा रही, उनके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा, उनकी फाइलें अप्रूव नहीं की जा रही, और फिर 2.5 लाख 2.25 लाख रुपया एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो सैलरी लेता है, बाकी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो अलग से। तो 2.5 लाख सैलरी किस चीज की लेते हैं? और मुझे तो हंसी आती है ऐसे कानूनों पे। हमारे एलजी साहब कहते थे कि मैंने एक 2248 का ऑर्डर बना के रखा है कि जो अधिकारी काम नहीं करेगा, जो एम्प्लॉइज काम नहीं करेगा, मैं उसको जबरदस्ती रिटायर कर दूंगा। लेकिन जब उनकी नाक के नीचे बैठे ऐसे अधिकारी हैं जिनको आज कोर्ट की फरकार पड़ रही है, तो उसमें एलजी साहब के कानून कहाँ जाते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि क्या कानून सिर्फ 4th क्लास एम्प्लॉइज तक लागू होते हैं, जो बड़े अधिकारी हैं वो क्या कानून से ऊपर है? ये बड़ी एक सोचने का विषय जम्मू कश्मीर के अंदर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस लेवल की तानाशाही चल रही है, जहां आज कोर्ट भी मजबूर हो चुकी है, कोर्ट के आदेश भी यहाँ पे लागू जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। एक समय ऐसा था, आपने कहा था कि ह्यूमन राइट का भी दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, और आपने कहा मैं तैयार हूँ, लेकिन डेली वेजेस का साथ चाहिए। क्या अभी डेली वेजेस आपके साथ है? मैम थोड़ा सा उसमें एक टेक्निकली कमी आ रही है, और उसमें भी देखो यहाँ हमें जम्मू कश्मीर के अंदर बताया जाता है कि सारी सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन हमने कर दी है। लोगों को फैसिलिटी, लोगों को घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेरा एक कोई उसी सिलसिले में मैंने एक
डॉक्यूमेंटेशन का काम था जो सिंगल विंडो पे अप्लाई किया हुआ है। पिछले मार्च 2025 को 15 मार्च 2025 को मैंने अप्लाई किया था और तब से लगातार वो साइट बंद आ रही है और पिछले 4 या 5 दिन वो साइट खुली थी। अब भी लगातार 1 महीने से सिंगल विंडो बंद है और लोगों के काम जो है अटके पड़े हैं और सरकार दावे ठोक दिया हमने सारी सुविधाएं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर लागू कर दी। और अगर वो चीज मुझे वो डॉक्यूमेंट मिल जाता तो मैं अब तक ह्यूमन राइट कमीशन में भी चला गया होता और मैं उसमें लगा हुआ जैसे ही वो डॉक्यूमेंट मेरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ह्यूमन राइट कमीशन का भी दरवाजा खटखटाएंगे। इस सरकार को स्पष्ट हमारा मानना है, इस सरकार को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। रेगुलाइजेशन के बिना कभी भी कंप्रोमाइज जो है वो नहीं होगा। यानी अगर आपको मुलाकात के लिए बुलाया जाएगा जावेद राणा की तरफ से तो आप स्पष्ट रूप से कहेंगे कि रेगुलाइजेशन या पेंडिंग वेजेस इन दोनों में से कोई एक मामला पहले हल कर दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। नहीं मैम, वो तो स्पष्ट है। हमें कोई कभी भी बुलाया, हमने स्पष्ट कहा हम टेबल पे जब बुलाओगे तब आएंगे। लेकिन अब अगर कोई हमें ये कहे कि आप स्ट्राइक खत्म कर दो, आप धरने खत्म कर दो, हम 15 दिन के बाद करेंगे, महीने के बाद करेंगे, वो नहीं होगा। आप हमारी रेगुलाइजेशन आज अनाउंस करो, हम आज अपनी दरियां उठा लेंगे, आज अपने घर चले जाएंगे। लेकिन जब तक रेगुलाइजेशन नहीं होगी तब तक हम किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। चलिए, साफ तौर पर शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रवि हर्षी हमारे साथ थे। एक बड़े अधिकारी की सैलरी को जो है यहाँ पर रोक दिया गया है। कारण यही है कि जिस तरह से शुरुआत में उन्होंने बताया कि एक डेली वेजर जो गुहार लगा रहा था न्यायालय से कि देखिए मेरे टेन्योर उतना हो गया है, मैंने उनकी सर्विस दे दी है और उनकी सर्विस के जो मायने ये है कि मेरे को रेगुलाइजेशन के दायरे में आना चाहिए था, लेकिन साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए जिस एक अधिकारी की मैं बात कर रही हूँ तो वो वित्त आयोग जिनको कहा जाता है, फाइनेंशियल कमिश्नर, उनको जो है यहाँ पर तलब किया गया। उनको कहा गया कि पिछली पेशी में आप सामने नहीं आए, बातचीत नहीं हुई, मसला हल नहीं हुआ, इसलिए अब जो है एक सजा के तौर पर फटकार भी लगाई गई कि हम आपकी सैलरी को जो है वो रोक रहे हैं। डेली वेजेस के लिए अगर न्यायालय सामने आ सकता है, अगर कोर्ट सामने आ सकता है तो कोर्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, न्याय मिला है उस डेली वेजर को जो परसों से ये उम्मीद लगाए बैठा था कि देखिए मेरे को रेगुलाइजेशन के दायरे में लाया जाएगा। सरकार से तो उम्मीद जब टूटी तो न्यायालय का दरवाजा खुल जाए, लेकिन जब कोर्ट ने ये देखा कि जानबूझकर यहाँ पर अधिकारी जो है वो बात नहीं मान रहे हैं या बात नहीं सुन रहे हैं, तो उसके बाद कोर्ट जो है हरकत में आता है और कोर्ट जो है इस एक अधिकारी को, फाइनेंशियल कमिश्नर की जो सैलरी है, और जिस तरह से रवि हंस जी ने भी कहा कि इसकी सैलरी को जो है वो कोर्ट के द्वारा जो है वो रोक दिया जाता है। और जिसके बाद जो है एक बड़ा कदम माना जा रहा है कि चलिए सरकार नहीं तो कम से कम न्यायालय जो है वो तो आपके पक्ष में है, ये बड़ी बात है। हालांकि आपको बता देते हैं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो डेली वेजेस जो है उनके लिए जो है सैलरी का प्रावधान या पेंडिंग वेजेस का प्रावधान नहीं है, क्योंकि सरकार यहाँ पर बजट की बात करती है। सरकार कहती है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो तमाम विधायक है या फिर एक्स लेजिस्लेचर्स है यानी कि पूर्व विधायक है, उनकी सैलरी को जो है वो बढ़ा दिया गया है, यानी कि 3 लाख रुपए का अनुमान लगाया जा रहा है। आंकड़ा कुछ मीडिया चैनल्स के द्वारा दिया जा रहा है, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करती हूँ क्योंकि वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मेरे पास तो अभी तक नहीं आई है। जिस भी मीडिया चैनल ने ये खबर ब्रेक की है उन्होंने सोर्सेज का हवाला दिया, और सोर्सेज का मतलब होता है कि हो सकता है और वो नहीं भी सकता है, इसलिए ये ऑफिशियल तो नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ से हमने कहा कि ये कुछ खबरें वायरल हो रही है और ये रूमर भी हो सकता है लेकिन सच भी हो सकता है, इसमें हम कोई स्पष्टता नहीं बता सकते। तो इसको लेकर 3 लाख रुपए कहा जा रहा है कि एमएलए की सैलरी हो सकती है, और साथ ही साथ जो एक्स लेजिस्लेचर्स है उनकी जो है पेंशन जो है वो 1,90,000 रुपया हो सकती है। तो इसको लेकर जो है लगातार अब यहाँ पर सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि 12 बार जो है समझाया गया, बुलाया गया कि एक फाइनेंशियल कमिश्नर से आप जवाब दे दीजिए और आप बता दीजिए कि आखिरकार ये जो शख्स है इसकी जो है रेगुलाइजेशन क्यों नहीं हुई। और सरकार को जो है लगातार उस व्यक्ति ने उम्मीद से देखा था लेकिन कुछ नहीं हुआ, और कोर्ट की अनदेखी का ही जो है यहाँ पर एक प्रमाण है कि किस तरह से कोर्ट की अनदेखी की गई और फाइनेंशियल कमिश्नर की सैलरी को जो है वो रोक दिया गया। साथ ही साथ जो प्रशासन है उसको भी जो है वो फटकार लगाई गई। और जल शक्ति विभाग के लिए जो है ये बहुत बड़ी बात है कि जल शक्ति विभाग के जो वित्त आयुक्त फाइनेंशियल कमिश्नर के खिलाफ जो है कैट ने एक बड़ी कार्रवाई की है और सुनवाई में गैर हाजिरी और जवाब न देने पर नाराजगी भी जो है कोर्ट ने जताई है। और साफ तौर पर यह कहा
कहा है कि आप चाहते ही नहीं है कि किसी भी गरीब का भला हो, क्योंकि आप सरकारी बाबू हैं, आप एसी वाले कमरे में बैठेंगे, आपको एसी वाली गाड़ी चाहिए, आपको जो है हर व्यवस्था आपके लिए होती है, आपको हर एक चीज़ जो है सरकारी मिलती है, आपको खर्चा भी नहीं इतना होता है, टीए डीए महंगाई भत्ता सब कुछ आपको मिलता है। लेकिन एक आम आदमी से पूछे जो 9,000 रुपये सैलरी लेकर अपना जीवन यापन कर रहा है। तो फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि 3 लाख रुपये सैलरी जो है विधायक की जो मौजूदा है, और साथ ही साथ 1,90,000 रुपये सैलरी जो है एक्स लेजिस्लेचर की हो सकती है, पूर्व विधायक की हो सकती है। हालांकि मैं इसको एक बार फिर से कहूँगी कि मैं इसकी पुष्टि नहीं करती हूँ, लेकिन हो सकती है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है। तो इसको लेकर एक बड़ा सवाल रवि हंस ने भी उठाया, और वही जहन में पहला यही आता है कि अगर आप अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए, आपके पास फंडिंग की कमी नहीं है, आपके पास जो है यहाँ पर बजट की कमी नहीं है, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपने खुद कहा दे जो हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, मैं मानता हूँ कि महंगाई बढ़ी है, मेरे साथ जो अधिकारी थे वो पहले जो थे कम सैलरी लेते थे, अब वो मुझसे ज़्यादा सैलरी लेते हैं। तो जब वो खुद भी चाहते हैं सैलरी बढ़े, विधायकों की भी वो बढ़ा रहे हैं, तो बड़ा सवाल ये है कि डेली वेजेस का, वो पेंडिंग वेजेस का 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो अमाउंट है, जो आंकड़ा है, वो अभी तक रिलीज़ क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हो सकता है कि वो अमाउंट देना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि वो तो भार है सरकार के ऊपर कि वो 400 करोड़ का जो अमाउंट है, जो पैसा है, अगर वो सरकार दे देती है तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आ जाएंगे, भार लग जाएगा सरकार को, तो सरकार को ऐसा लगेगा कि नुकसान हो रहा है पैसे का। लेकिन हाँ, जब खुद के लिए स्कॉर्पियोज खरीदनी है, खुद के लिए गाड़ियाँ खरीदनी है, और अपने लिए फॉर्चुनर्स खरीदनी है, एसयूवीज खरीदनी है, तमाम व्यवस्थाएं चलानी है, और हर एक चीज़ अपने लिए करनी है, चाहे विधायक हो चाहे मुख्यमंत्री हो, तब कोई खर्चा बड़ा नहीं लगता है, क्योंकि वो खुद के लिए होता है, वो पर्सनल बेनिफिट के लिए होता है। हालांकि एक विधायक बहराज मलिक, जिन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं चाहता हूं कि एमएलएस की सैलरी बढ़े, अब उनका तर्क ये है कि वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए करप्शन कम होगी। अगर एक विधायक की सैलरी कम जो थी वो होती थी तो वो करप्शन की तरफ जाता था, कमीशन लेता था, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसे कमाने की सोचता था। अब करप्शन कम हो जाएगी 3 लाख रुपए मिलने के बाद। लेकिन हमारे जो डेली वेजेस है वो तो 9,000 रुपये में भी जैसे तैसे करके गुजारा करते हैं, पेंडिंग वेजेस उनको मिल नहीं रही है, रेगुलराइजेशन का कुछ पता नहीं है। जावेद राणा जो इस विभाग के मंत्री है वो ये कहते हैं कि आश्वासन दे रहे पेंडिंग वेजेस रिलीज हो जाएगा अप्रैल महीने में, लेकिन नहीं होता है। उसके बाद जो है रेगुलाइजेशन का कुछ अता पता नहीं है, कमेटी बनाकर छोड़ दी गई है। तो इसको लेकर बड़े सवाल है। और फिलहाल आज सांबा की बात करें तो सांबा में भी रवि हंस और उनकी जो पूरी टीम है, इन्होंने जो है एक बड़ा प्रदर्शन किया, सरकार को सचेत किया, चेताया कि हम सड़कों पर आने के लिए एक बार फिर से तैयार है, आपको अपना वादा याद रखना होगा। अगर कोई भी वादा भूलता है तो पीएचई के जो तमाम जो डेली वेजेस हैं या जो एम्प्लॉइज़ है, ये हमेशा जो है सरकार को सचेत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी ये है कि आज कोर्ट को ही हस्तक्षेप करना पड़ा, और फाइनेंशियल कमीशन जो यहाँ पर वित्त आयुक्त है उनकी सैलरी को रोक दिया गया एक सजा के तौर पर, क्योंकि वो पेशी में शामिल नहीं हुए और वो सामने जवाब देते हुए क्यों नहीं नजर आए कि एक डेली वेजर जो परमानेंट होना चाहता था, जिसका समय हो चुका था परमानेंट होने के लिए, उसके लिए जो है आनाकानी करते हैं। और कई बार 12 बार जो है उनको सचेत किया गया फाइनेंशियल कमीशन को, कोई जवाब प्रशासन, सरकार या अधिकारी की तरफ से नहीं आया। इसलिए सैलरी जो है वो फाइनेंशियल कमीशन की रोक दी गई। लेकिन रवि हंस ने साफ तौर पर ये कहा है कि अब जो है समय आ चुका है कि अब समय इस प्रकार है कि हम जो है सरकार को आड़े हाथों लेने के लिए बार फिर से तैयार है। जम्मू कश्मीर में आगामी समय जो है असेंबली सेशन का है, कल फिर से हो जाएगा, 6 महीने का समय पूरा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ तक हम देखते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले उपराज्यपाल के शासन को घेरती है, और उपराज्यपाल के शासन की बात करें तो भाजपा मौजूदा जम्मू कश्मीर की सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरती है। और अभी अगर स्थायी व स्थिर सरकार है तो ये जो प्रोटोकॉल है, ये जो एक दायरा है रेगुलाइजेशन का, ये सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट पर निर्भर करता है, जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार पर निर्भर करता है। और जब रवि हंस जी कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार उमर अब्दुल्ला की सरकार है, तो सवाल उन्हीं से किए जाएंगे और उन्हीं पर सवाल खड़े भी किए जाएंगे और जवाब उन्हीं से लिए भी जाएंगे। तो उनका ये कहना है कि आप अपना काम कर दीजिए, प्रपोजल बनाकर केंद्र सरकार को भेज दीजिए कि हम तमाम डेली वेजेस को रेगुलाइज करने वाले हैं या रेगुलाइज करना चाहते हैं। अगर आगे जाकर उस एक प्रपोजल पर मोहर उपराज्यपाल की नहीं लगती है या केंद्र सरकार की नहीं लगती है, फिर हम उपराज्यपाल को घेरने का भी काम करेंगे। फिलहाल जो आपका काम है वो आप संजीदगी के साथ करिए, क्योंकि आप अगर अपना काम
काम करना भूल जाएंगे। 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर में उम्मीदें आपने ही जताई थी। आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, आप सरकार बनाकर बैठे हैं, आप ही के विधायक ज्यादा आए हैं, आप ही की पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक आए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, आप ही के मंत्री हैं, सरकार आपकी है, विभाग आपके पास है, सिर्फ पुलिस जो है वो राज्यपाल के पास है या कानून व्यवस्था उनके पास है। तो अपना काम कीजिए। और जिस तरह से ये पूरी तरह से व्यवस्था सालों से चल रही है और भेदभाव का शिकार हमारा डेली वेजर हो रहा है, उनके लिए न्याय कीजिए, क्योंकि अब ये रिटायरमेंट के मुहाने पर आ चुके हैं और कुछ तो उम्मीद भी छोड़ चुके हैं। लेकिन जब रवि हंस जी हो और इस तरह के नेता हो तो लगातार सड़क पर आकर या फिर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम करने की जब बात होती है तो ये नेता पीछे नहीं हटते हैं। यही जो है आवाज बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल सरकार को सचेत कर दिया है। अंत में यही कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि एक बार फिर से जो है जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर डेली वेजेस सड़कों पर ना दिखे, असेंबली सेशन में आपका घेराव ना हो, आप इनका मामला जल्द से जल्द हल कीजिए और प्रपोजल के तौर पर भेजिए केंद्र सरकार को। पेंडिंग वेजेस रिलीज कीजिए, मिनिमम वेजेस एक्ट की बात कीजिए और रेगुलाइजेशन के लिए क्या रोड मैप है वो जरूर बताइए। आप यूं हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं द नॉर्थलैंड डिजिटल। जो मिस्टर रूहानी के नमस्कार। सो है गाइस, तुम्हारा भी याद हो चुका है एक और न्यू धमाकेदार अपडेट के साथ। ठीक है, चैनल पे न्यू, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना गाइस। वीडियो को पूरा वॉच करा करो, आप वीडियो आधा ही छोड़ के भाग जाते हो। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर दबा के, ठीक है, ताकि ये जो वीडियो हमारे सभी डेली वेजर भाइयों जितने भी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं हमारे डेली वेजर भाई, उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए। हमारी आवाज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचे। ठीक है, और गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा, तो आप जाके मेरे को सीधा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और गाइस याद से बेल आइकन को प्रेस कर देना है सब्सक्राइब करके। उससे ये होगा मैं मेरे पास जब भी कोई भी न्यू अपडेट मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, सबसे पहले आपके पास इसकी जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगी। और गाइस मेरे पास जो भी लाइव इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो वही मैं अपने चैनल पे डाल देता हूं। ठीक है, सो गाइस आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक न्यू फ्रेश अपडेट को आप लोग मिस ना कर सको। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें और गाइस चैनल पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। सो गाइस आज की वीडियो फ़िलहाल इतना ही।